इकाई इकाई एक में हमारा क्या दिया हुआ है, हिंदी गद्य का विकास दिया हुआ है। हिंदी गद्य का विकास में हमारे कुछ पॉइंट्स हैं। इकाई की रूपरेखा में उद्देश्य, प्रस्तावना, गद्य साहित्य, हिंदी गद्य की पृष्ठभूमि, इसके अंतर्गत है ब्रजभाषा गद्य और खड़ी बोली गद्य। इसके बाद है हमारा हिंदी गद्य का विकास। हिंदी गद्य के विकास में हमारा है हिंदी गद्य के विकास के कारण, प्रारंभिक गद्य लेखन, अंग्रेजों की भाषा नीति। उद्देश्य में सबसे पहले हमारे पास है, आप हिंदी गद्य साहित्य पाठ्यक्रम की पहली इकाई पढ़ने जा रहे हैं। हम पहली इकाई पढ़ने जा रहे हैं। इस इकाई में हिंदी गद्य के विकास का परिचय दिया गया है। हिंदी गद्य यानी कि गद्य वह शैली होती है जिसमें हमेशा डिटेल में लिखा होता है, और पद वह शैली होती है जिसमें हमेशा हिंदी गद्य साहित्य की विधाओं का अध्ययन करने से पूर्व हिंदी गद्य साहित्य के स्वरूप, विकास और विधाओं की जानकारी प्राप्त करना आपके लिए उपयोगी होगा। हिंदी गद्य साहित्य क्या होता है? गद्य वह शैली होती है जिसमें डिटेल में लिखा होता है, सारांश लिखा होता है। जैसे किसी कोई भी कहानी होती है तो उसका हम शॉर्ट फॉर्म कैसे लेते हैं, उस तरीके से गद्य शैली होती है। और पद वह शैली होती है जिसमें पोएम फॉर्म में लिखा होता है, कविता के रूप में। आगे हमें दिया हुआ है गद्य साहित्य की हिंदी गद्य साहित्य की विधाओं का अध्ययन करने से पूर्व, अध्ययन यानी कि स्टडी करने से पहले हम क्या करेंगे, हिंदी गद्य साहित्य के स्वरूप, विकास और विधाओं की जानकारी प्राप्त करना आपके लिए उपयोगी होगा। इस इकाई को पढ़ने के बाद आप गद्य और पद में अंतर कर सकेंगे। गद्य और पद में अंतर क्या होता है? जैसा कि मैंने आपको बताया भी, गद्य और पद में अंतर यह होता है कि गद्य वह शैली होती है जिसमें हमेशा कहानी के रूप में लिखा होता है, और पद वह शैली होती है जिसमें हमेशा कविता के रूप में लिखा होता है। अंग्रेजों के शासन के दौरान भाषा संबंधी विभिन्न दृष्टिकोणों को समझ सकेंगे। अंग्रेजों के शासन के दौरान, कि अंग्रेजों का जब यहाँ पर राज था, तब भाषा के अलग अलग दृष्टिकोण कैसे थे, सब लोग किस तरह की भाषा का उपयोग करते थे, और उनके क्या क्या विचार थे। खड़ी बोली गद्य की आरंभिक स्थितियों का उल्लेख कर सकेंगे। पहले की जो खड़ी बोली हुआ करती थी उसके बारे में हम विचार करेंगे। भारतेंदु और द्विवेदी युग के हिंदी के भी अलग अलग युग रहे हैं, जिसमें से भारतेंदु और द्विवेदी युग सबसे पहले आए थे। इसके बाद थे शुक्ल और शुक्लोत्तर युग के गद्य साहित्य के स्वरूप को हम स्पष्ट कर सकेंगे। प्रेमचंद और उनके बाद के कथा साहित्य के विकास को संक्षेप में समझा सकेंगे। हम इसको शॉर्ट में बता सकेंगे कि प्रेमचंद जी थे, वो बहुत बड़े और महान कवि थे अपने समय के, और उनके बाद के कथा साहित्य के विकास को हम संक्षेप में यानी कि शॉर्ट में बता सकेंगे। हिंदी के गद्य रचनाकारों के योगदान का उल्लेख कर सकेंगे। हिंदी के जो गद्य रचनाकार हैं, जिन्होंने गद्य की रचना करी है, अलग अलग अपनी कहानियां लिखी है, अपने अपने विचार लिखे हैं, उनके बारे में हम उल्लेख कर सकेंगे, उनके बारे में बता सकेंगे। अब हमारा फर्स्ट पॉइंट है प्रस्तावना। इस इकाई में हिंदी गद्य के आरंभ, विस्तार और संक्षिप्त विकास की जानकारी दी गई है। हिंदी साहित्य का इतिहास 1000 साल से अधिक का है, यानी कि 1000 साल भी पुराना है। 1000 साल पहले भी हिंदी हुआ करती थी, आज हमें ये बात पता चल रही है। इसे प्राय यानी कि ज्यादातर 4 खंडों में विभाजित किया गया है: आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। आधुनिक काल से पूर्व का साहित्य मुख्यतः पद में है, यानी कि इसे कविता के रूप में लिखा गया है। आधुनिक काल से जो पहले का जो जितना भी साहित्य ज्यादातर कविता शैली में है, यानी कि पद शैली में है। गद्य की कुछ रचनाएं अवश्य प्राप्त हुई है, लेकिन हिंदी साहित्य परंपरा में उनका विशेष महत्व नहीं है। गद्य की वास्तविक शुरुआत आधुनिक युग में ही हुई है, मतलब कि गद्य जो है हमारा मोस्टली आधुनिक काल में ही आया है। ऐसा क्यों हुआ और गद्य के विकास की दशा क्या रही, इसी पर हम इस इकाई में विचार करेंगे। अगला है हमारा गद्य साहित्य। आप उपन्यास पढ़ते होंगे, कहानियां भी पढ़ी होंगी या लेख भी पढ़े होंगे, किंतु क्या आपने कभी सोचा है कि साहित्य के इन रूपों का विकास कैसे हुआ, साहित्य आया कहाँ से और कैसे इसको बढ़ावा मिला, कैसे इसने प्रगति की। इस इकाई में हम इस बिंदु पर विचार करेंगे कि विकास के अंतर्गत गद्य का विकास किस प्रकार हुआ। आपने कबीरदास, तुलसीदास, सूरदास, मीरा आदि की रचनाएं पढ़ी होंगी। ये सब इन्होंने मोस्टली किस शैली में लिखा हुआ है? पद शैली में लिखा हुआ है, गद्य शैली में इन्होंने नहीं लिखा हुआ। आपने अनुभव किया होगा कि उपन्यास और कहानी से कबीर, सूरदास, सूर जो शॉर्ट में उनको सूर कहा जाता था, मीरा और तुलसी की रचनाएं भिन्न भिन्न प्रकार की है। साहित्यिक भाषा में कबीर, सूर, मीरा आदि की रचनाओं को छंदोबद्ध रचना, यानी कि वो उन्होंने मोस्टली किसमें छंद का उपयोग करके, छंद का प्रयोग करके उसे अपनी शैली में उपयोग करके उसमें रचना करी है। या पद या काव्य कहा जा सकता है। काव्य यानी कि कविता शैली में जो लिखा जाता है, और उसे काव्य भी कहा जाता है। जबकि उपन्यास, कहानी और निबंध
आदि को गद्य शैली में लिखा जाता है। छंदोबद्ध रचना में गेता, गेता मीन गायन शैली, और लय होती है, एक लय बन जाती है। जब भी हम कोई दोहा पढ़ते हैं तो उसमें एक लय बन जाती है। इसी तरीके से जब भी हम गेता और लय का मतलब भी यही होता है। जबकि गद्य में भाषा व्याकरण के अनुरूप होती है। भाषा क्या होती है? व्याकरण के अनुरूप होती है। हम जो भी लिखते हैं उसमें हमेशा ग्रामर का यूज करते हैं, उसको वही फॉलो करते हैं। समस्त विश्व साहित्य में आरंभ से ही काव्य रचना का प्रमुख स्थान रहा है। विश्व साहित्य जो है हमारा, पूरे वर्ल्ड का जो साहित्य है, उसमें शुरू से ही क्या है? काव्य रचना, यानी कि कविता शैली जो है, पहले लोग कविता में ही लिखा करते थे, यानी कि पद शैली में लिखा करते थे, उसका प्रमुख स्थान रहा है। भारत में जहाँ रामायण महाभारत जैसे महाकाव्यों की रचना हुई, वहां यूनान में इलियड, ओडिसी आदि लिखे गए। जैसे हमारे इंडिया में रामायण और महाभारत लिखे गए, वैसे ही यूनान में क्या? इलियड और ओडिसी आदि लिखे गए। काव्य के अलावा नाटक भी लिखे गए, उनमें भी काव्य की भाषा का प्रयोग अधिक हुआ है। प्रश्न उठता है कि आधुनिक युग से पूर्व गद्य के बजाय पद में ही रचना क्यों होती रही? वास्तव में अपनी गेयता, छंदोबद्धता और लय के कारण काव्य को याद रखना सरल था। पहले जमाने में मुद्रण की सुविधाएं कम थी, मतलब कि पहले मुद्रा का उपयोग नहीं किया जाता था। पर्टिकुलर एक हमारे पास मुद्रा नहीं थी, इसलिए मौखिक परंपरा से पीढ़ी दर पीढ़ी साहित्य को आगे बढ़ाने में काव्य की भाषा सहायक थी। प्राचीन काल में गद्य में साहित्य रचना ना होती तो बात नहीं है, तो यह बात नहीं है। इस प्रकार की रचनाएं संख्या में काफी कम थी। भावों की अभिव्यक्ति के लिए, भावों की अभिव्यक्ति यानी कि अपने फीलिंग्स को बताने के लिए, अभिव्यक्ति यानी कि बताना। जहाँ काव्य रचना की जाती थी वहां सैद्धांतिक निरूपण के लिए, यह बात नहीं है कि इस प्रकार की रचनाएं संख्या में कम थी। भावों की अभिव्यक्ति के लिए जहाँ काव्य रचना की जाती थी वहां सैद्धांतिक निरूपण के लिए गद्य का भी प्रयोग होता था। हाँ, मतलब कि जहाँ सिद्धांत की बात होती थी वहां पे गद्य का भी प्रयोग किया जाता था। संस्कृत साहित्य में भी गद्य का प्रयोग हुआ है। वाण भट्ट ने कादम्बरी की रचना गद्य में ही की थी। वाण भट्ट जो थे उन्होंने कादम्बरी की रचना की थी, कादम्बरी लिखा था उन्होंने, तो उन्होंने वो गद्य शैली में ही लिखा था, लेकिन भाषा उनकी संस्कृत थी। अब आप सब पंचतंत्र से भी परिचित होंगे। पंचतंत्र भी एक बहुत बड़ा महाकाव्य है जिसके लेखक थे विष्णु शर्मा। यह ग्रंथ भी गद्य में ही रचित है, गद्य में ही इसे लिखा गया है। अब आपके मन में यह प्रश्न उठ रहा होगा कि आधुनिक युग में काव्य की प्रमुखता के बावजूद गद्य में लेखन क्यों शुरू हुआ और इसके क्या क्या कारण थे? शुरू से ही आपस में विचार विनिमय यानी कि विचार का आदान प्रदान। आप अपनी विचारों को एक से दूसरे तक, दूसरे से तीसरे तक कैसे पहुंचाएंगे, उसके लिए एक अलग प्रकार की भाषा का प्रयोग होता था। आज जैसे हम नॉर्मली हिंदी में टॉकिंग करते हैं, वैसे पहले संस्कृत में, बहुत पुराने टाइम में संस्कृत में बात हुआ करती थी, और जो बात हुआ करती थी वो गद्य शैली में हुआ करती थी, लेकिन उनकी जो रचना हुआ करती थी वो उनकी पद शैली में हुआ करती थी। ये साधारण बोलचाल की भाषा थी और इसका रूप काव्य से अलग था। भाषा के इसी रूप को गद्य कहा जाता था, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया। भाषा का वह रूप जो उसकी व्याकरणिक संरचना के सर्वाधिक नजदीक हो गद्य कहलाता है। मैं इस बात को फिर से कहना चाहूंगी, भाषा का वह रूप जो उसकी व्याकरणिक व्याकरणिक संरचना यानी कि व्याकरण से बिल्कुल व्याकरण का जो मेल जोल होता है उसका बिल्कुल भंडार जो होता है उसमें, जिस भाषा में, उसे हम कहते हैं गद्य। जिसमें हर चीज का, जैसे कि हमारा पूर्ण विराम हो गया, अल्प विराम हो गया, कॉमा हो गया, प्रश्न चिन्ह हो गया, इस तरीके के जहां जहाँ चिन्ह यूज किए जाते हैं वो भी गद्य शैली के अंतर्गत आता है। जबकि पद में प्रमुखता व्याकरणिक नियमों की नहीं, छंद, लय और भाव की होती है। उसमें क्या होती है? एक गेयता होती है, उसमें छंद का प्रयोग होता है, लय होती है और भाव होता है एक। गद्य में लेखन वैसे तो प्राचीन काल से ही होता आ रहा था, लेकिन इसकी प्रमुखता मुद्रण प्रणाली के अस्तित्व में आने और समाचार पत्रों के प्रकाशित होने के बाद हुई। जैसे जैसे मीडिया को बढ़ावा मिला, समाचार पत्र प्रकाशित होने लगे, वैसे वैसे गद्य शैली को भी बढ़ावा मिलने लगा। भारत में मुद्रण की आधुनिक प्रणाली का आरंभ अंग्रेजों के आने के बाद हुआ और समाचार पत्रों का आरंभ इसके बाद हुआ। भारत में मुद्रण की आधुनिक प्रणाली का आरंभ अंग्रेजों के आने के बाद ही हुआ और समाचार पत्रों का आरंभ इसके बाद हुआ। पहले मुद्रा आई, उसके बाद समाचार पत्र आए। मुद्रण की
आधुनिक प्रणाली और यातायात के तेज साधनों ने समाचार पत्रों, पत्रिकाओं और पुस्तकों के प्रकाशन को प्रोत्साहित किया, इसको बढ़ावा मिला। मुद्रण की आधुनिक प्रणाली क्या हुआ, जैसे कि मुद्रा का प्रयोग होने लगा। जैसे मुद्रा क्या होती है, आज हमारे इंडिया में रुपया चलता है, वैसे अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग मुद्रा चलती है ना। तो पहले क्या होता था, पहले कॉइन्स हुआ करते थे, उससे ही हम पहले कॉइन्स भी नहीं हुआ करते थे। अगर पहले मुद्रा नहीं हुआ करती थी तो पहले हम वस्तुओं के आदान प्रदान से उसको देते थे। जैसे कि इंडिया से मसाले जाते थे, तो बाकी विदेशों से भी कई कुछ सामान आया आता था। यातायात का जैसे कि साधन कहा जाता है, इस तरीके से आवागमन होने लगा। इसके लिए गद्य की भाषा ही उपयुक्त थी, मतलब कि आप गद्य शैली में ही इसका प्रयोग कर सकते थे। आप गा करके तो नहीं बोल सकते कि आपको क्या मंगवाना है, क्या भेजना है ना। तो इसके लिए आप गद्य का ही प्रयोग कर सकते थे। तो मुद्रण प्रणाली और यातायात के आधुनिक साधनों का जैसे जैसे फैलाव होता गया, वैसे वैसे गद्य लेखन को भी प्रोत्साहन मिलता गया। अब है हमारा हिंदी गद्य की पृष्ठभूमि। आधुनिक काल के आरंभ से पहले, अर्थात 19वीं शताब्दी से पूर्व, 19वीं शताब्दी से पूर्व यानी कि जैसे ही 19th सेंचुरी से पहले का जो टाइमिंग था, वहां से आधुनिक काल की शुरुआत हो चुकी थी। अन्य भारतीय भाषाओं की तरह हिंदी भाषा में भी गद्य की रचनाएं बहुत अधिक नहीं थी। पहले गद्य की रचनाएं ज्यादा नहीं होती थी। आज खड़ी बोली सभ्य साहित्य की भाषा है। खड़ी बोली को आज क्या है, साहित्य की भाषा में लिखा गया। साहित्य जो पहले हो चुका है, पहले जो लिखा जा चुका है, पहले की जो जितने भी साहित्य हुआ करते थे उसपे खड़ी बोली में ही हुआ करते थे। किंतु पूर्व आधुनिक काल यानी कि 16वीं से 17वीं सदी में उसका साहित्य में प्रयोग बहुत समय तक नगण्य से यानी कि बहुत ना के बराबर ही रहा, क्योंकि उस समय ब्रज भाषा साहित्य की भाषा थी। पहले क्या चलता था, ब्रज भाषा चलती थी। लंबे समय तक साहित्यिक रचनाएं ब्रज भाषा में ही होती रही। भाव विचार की अभिव्यक्ति के लिए यानी कि भाव और विचारों को बताने के लिए, अभिव्यक्ति यानी कि अपनी बात को, फीलिंग्स को बताना, काव्य की रचना होती थी। लेकिन आपस में विचार विनिमय के लिए एक अलग प्रकार की भाषा का प्रयोग होता था। बोलचाल की यह भाषा गद्यात्मक थी यानी कि गद्य शैली में थी। ब्रज भाषा के बोलचाल के इस रूप का प्रयोग गद्यात्मक रचनाओं में होता था। जो ब्रज भाषा के बोलचाल का जो रूप था, उसका क्या था, गद्यात्मक रचनाओं में इसका प्रयोग किया जाता था। गद्यात्मक यानी कि जो गद्य की रचनाएं हुआ करती थी, पहले के जो लेखक हुआ करते थे, जो गद्य शैली में लिखा करते थे, उसमें वो ब्रज भाषा का ही प्रयोग करते थे, जो उनकी बोलचाल की भाषा थी। आरंभिक हिंदी गद्य की दृष्टि से ऐसी रचनाओं का महत्वपूर्ण स्थान है। आइए हम ऐसी आरंभिक गद्य रचनाओं के रूप में परिचय प्राप्त करें। ओके, ब्रज भाषा गद्य। ब्रज भाषा गद्य क्या होता है? ब्रज भाषा साहित्यिक भाषा थी। ब्रज भाषा कैसी थी? साहित्य की भाषा थी और भाव विचार को व्यक्त करने के लिए पद में इसका प्रयोग होता था। क्या होता था कि भाव विचार जब भी बताने होते थे, उसके लिए पद में इसका प्रयोग होता था। वैसे ही किसकी थी? साहित्यिक भाषा थी, साहित्य की भाषा थी। लेकिन इस भाषा के बोलचाल के रूप का प्रयोग भी साहित्य में होता था। आप यह तो जानते होंगे कि विद्वानों की भाषा आम आदमियों की भाषा से अलग होती है। जो विद्वान विद्वान कौन होते हैं? जो बहुत ज्ञानी होते हैं, जो बहुत जिनके पास बहुत एक्सपीरियंस होता है, उन्हें विद्वान कहा जाता है ना। तो उनकी जो भाषा थी वो आम आदमियों से अलग थी और वे आपस में एक अलग प्रकार की भाषा का प्रयोग करते हैं। प्राय यानी कि ज्यादातर साहित्य में ऐसी भाषा का प्रयोग होता है। जो साहित्यिक भाषा होती है वो ऐसी ही होती है। इसके ठीक विपरीत जनसाधारण की भाषा बोलचाल की होती है। जनसाधारण जैसे कि हम लोग आपस में बात करते हैं, वैसी भाषा हमारी बोलचाल की भाषा होती है। इसलिए जब कोई विद्वान या उपदेशक, उपदेशक कौन होता है? उपदेशक यानी कि जो सही राय देने वाला इंसान होता है उसे उपदेशक बोलते हैं। उपदेश देने वाला, ऑर्डरिंग करने वाला, ऑर्डर देने वाला, अपने मत का प्रचार करना चाहता है यानी कि अपने लिए, अपने बारे में बताना चाहता है, तो उसे जनसाधारण की भाषा में अपने मत या विचार को समझाना पड़ता है। इस प्रकार गद्य के प्रणयन का एक कारण यह भी है कि इसके प्रयोग से लेखक अपना संदेश जनता तक सुगमता से पहुंचा सकता है। क्या है? गद्य के प्रेरण का एक कारण यह भी कि इसके प्रयोग से क्या करते हैं, लेखक जो है अपना संदेश जो है जनता तक सुगमता यानी कि सरलता से, आसानी से पहुंचा सकता है। आरंभिक ब्रज भाषा गद्य का प्रयोग इसी उद्देश्य से हुआ है। काव्य ग्रंथों में आम जनता तक पहुंचाने के लिए, काव्य ग्रंथों को आम जनता तक पहुंचाने के लिए
टीकाएं लिखी गई। ये टीकाएं गद्य की भाषा में दिखाई पड़ती हैं। उस काल की गद्य रचना का एक उदाहरण देखिए। श्री गुरु परमानंद तिनको दंडवत है कैसे परमानंद है, आनंद स्वरूप है, शरीर जिन्हीं का, जिन्हीं के नित्य ते, शरीर चेतन ही अरु आनंदमय होतु है। ठीक है, अब आपने देखा कि ये जो पूरा 2 लाइन यहाँ पे हमने देखी लिखी हुई है, ये सब ये कैसी भाषा है, ये जो विद्वानों की भाषा है, जो उनकी गत शैली है वो ये है। हिंदी साहित्य का इतिहास रामचंद्र शुक्ल, है ना, ये हिंदी साहित्य के इतिहास में रामचंद्र शुक्ल जी ने लिखी हुई है ना। और ये 2000 सम्मत 2048 से उद्धृत है, यानी कि उस समय की है। उप ऊपरी लिखित यानी कि जो ऊपर लिखी हुई गद्य रचना का काल जो है सम्मत 1400 के आसपास का माना जाता है, यानी कि सन 1400 के आसपास का माना जाता है। आगे इस उदाहरण से स्पष्ट है कि पद के साथ गद्य का लेखन भी होता रहता था। क्या होता रहता था, पद के साथ गद्य का लेखन भी होता रहता था, लेकिन इनकी शैली अलग हुआ करती थी। आपने देखा कि कितना डिफरेंस है आज हमारी जो टॉकिंग है और इनकी जो भाषा हुआ करती थी उसमें, है ना। तो ब्रज भाषा गद्य का प्रामाणिक रूप 17वीं शताब्दी उत्तरार्ध की 2 रचनाओं 84 वैष्णवन की वार्ता और 252 वैष्णवन की वार्ता, औरंगजेब के काल की रचना, और ये औरंगजेब के काल की 2 रचना है, इसमें मिलता है ना। ये ब्रज भाषा का पूरा जो प्रयोग है। आगे इसमें वैष्णव भक्तों की महिमा व्यक्त करने वाली कथाएं लिखी गई हैं। इसकी रचना भक्ति भाव के प्रचार के लिए की गई थी, भक्ति को बढ़ावा देने के लिए। आगे हमारे पास है इसी प्रकार संवत विक्रम संवत, इसका नाम मतलब है विक्रम संवत, है ना। 1660 के आसपास भक्त नाभादास की रचना अष्टयाम में ब्रज भाषा गद्य का जो रूप देखने को मिलता है, उसकी भाषा भी सामान्य बोलचाल की ही है। कैसी है, सामान्य बोलचाल की ही है। हालांकि वह कुछ अधिक परमार्जित यानी कि शुद्ध, परमार्जित यानी कि और शुद्ध है, और ज्यादा अच्छी इस तरीके से लिखी हुई है। ध्यान देने की बात यह है कि उस समय ब्रज भाषा में गद्य की रचना छिटपुट रूप में ही होती थी। इसकी कोई विकसित परंपरा नहीं मिलती, मतलब कि जैसा वो बोलते थे वैसा ही लगभग लिखते थे, कुछ ज्यादा एक्स्ट्रा बढ़ा चढ़ा के, यानी कि उसको बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं लिखा करते थे। इसका एक मुख्य कारण है ब्रज भाषा में गद्य की क्षमता का विकास ना हो पाना। क्या था कि ब्रज भाषा में क्या थी, गद्य की क्षमता का विकास नहीं हो पाता था, बहुत बहुत ज्यादा लेंथी करके उसको नहीं लिखा जा सकता था ना। तभी ये हुआ यह है कि ब्रज भाषा सीमित ब्रज क्षेत्र की भाषा थी, एक ब्रज क्षेत्र है उस जगह की एक सीमित भाषा थी। आगे हम पढ़ेंगे विचारों के आदान प्रदान के लिए संपर्क भाषा के रूप में ब्रज भाषा अपने सीमित क्षेत्र में ही बनी रही। कहता कि आदान प्रदान के लिए हमें एक संपर्क भाषा की आवश्यकता थी, जिसके लिए हम ब्रज भाषा का उपयोग नहीं कर सकते थे निरंतर। ब्रज भाषा ब्रज क्षेत्र से बाहर संपर्क भाषा के रूप में इसका विकास नहीं हो पाया, इसलिए इसमें गद्य की क्षमता का विकास भी नहीं हो पाया। यही कारण है कि ब्रज भाषा काव्य के लिए ही बनी रही और खड़ी बोली ने गद्य का स्थान ले लिया। कहता कि खड़ी बोली जो है गद्य में ज्यादा उपयोग होने लगी, जो पहले से संपर्क भाषा के रूप में अन्य क्षेत्रों में भी फैल रही थी। आगे है हमारा खड़ी बोली गद्य। हमने देखा कि किन कारणों से ब्रज भाषा में गद्य की परंपरा आगे नहीं बढ़ पाई। हमने अभी तक जो पढ़ा उसमें ये था कि किस कारण से ब्रज भाषा में गद्य की परंपरा आगे नहीं बढ़ पाई। अब हम देखेंगे कि खड़ी बोली में गद्य का विकास किन कारणों से हुआ, कि खड़ी बोली में गद्य का विकास कैसे हुआ। खड़ी बोली जनसाधारण के बोलचाल की भाषा थी, धीरे धीरे साहित्य में इसका प्रयोग होने लगा और गद्य की रचनाएं भी इसमें होने लगी। तत्कालीन यानी कि उस समय की राजनीतिक परिस्थिति ने खड़ी बोली के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। क्या हुआ, उस समय की जो राजनीतिक परिस्थिति है उसने खड़ी बोली में बहुत बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आगे हम पढ़ेंगे 14वीं शताब्दी में यानी कि 14th सेंचुरी में 1400 ईस्वी में खड़ी बोली दिल्ली और उसके आसपास के क्षेत्रों में बोली जाने लगी थी। मुगल कालीन जब मुगल डायनेस्टी यहाँ पे आई थी, मुगलों का जो काल रहा था जिसमें बाबर अकबर ये सब थे, शासन की सुविधा के लिए और जनता से संपर्क बनाने के लिए खड़ी बोली का खड़ी बोली का प्रयोग प्रारंभ हुआ। मुगल भी बाहर से आए थे, उनकी मातृभाषा
तुर्की थी। वो कहाँ से, वो मोस्टली कहाँ से थे, तुर्क से आए थे, तो उनकी भाषा कैसी थी, तुर्की थी। लेकिन राजकाज की भाषा के रूप में उन्होंने फारसी का प्रयोग किया था। किस भाषा का प्रयोग किया था उन्होंने, फारसी का प्रयोग किया था। जब खड़ी बोली का प्रयोग संपर्क भाषा के रूप में शुरू हुआ तो फारसी मिश्रित खड़ी बोली से बोलचाल की नई शैली का जन्म हुआ। क्या हुआ, जब संपर्क भाषा के रूप में इसे शुरू किया गया खड़ी बोली को, तो फारसी मिश्रित खड़ी बोली से बोलचाल की नई भाषा शैली का जन्म हुआ। पढ़े लिखे लोग बोलचाल के इस मिश्रित रूप को फारसी लिपि में लिखने लगे। इस नई शैली को हिंदुई, हिंदवी, हिंदी और रेख्ता और आगे चलकर उर्दू नाम दिया गया। कि जो नई शैली हुई थी उर्दू, सॉरी, ये क्या बोलते हैं, खड़ी बोली और फारसी का जो मिश्रण था उसे इसकी एक नई शैली बनी जिसको हिंदुई, हिंदवी, हिंदी, रेख्ता और आगे चलकर उर्दू नाम दिया गया, है ना। शायरों ने इसे शायरी करनी, शायरों ने इसमें शायरी करनी आरंभ की। 14वीं शताब्दी में अमीर खुसरो ने खड़ी बोली में पहेलियां और मुकरियां लिखी। उन्होंने क्या लिखा, खड़ी बोली में पहेली और मुकरियां। हाँ जी, आगे है अमीर खुसरो रचित पहेली का एक उदाहरण। एक थाल मोती भरा, सबके ऊपर औंधा धरा। औंधा यानी कि उल्टा। चारों ओर वह थाल फिरे, मोती उससे एक न गिरे। ये कैसी बात हो गई, ये बहुत ज्यादा अतिशयोक्ति वाली बात हो गई कि एक थाल मोती से भरा हुआ है, यानी कि बहुत ज्यादा बड़ा चढ़ाकर बोल दिया गया। एक थाल मोती से भरा, सबके ऊपर औंधा धरा यानी कि उल्टा धरा हुआ है। चारों ओर वह थाल फिरे यानी कि चारों ओर थाल को फिराए जा रहे हैं, लेकिन मोती उससे एक भी गिर नहीं रहा है ना। तो उनके द्वारा रचित एक उदाहरण दिया गया है। अमीर खुसरो के बाद खड़ी बोली का विकास दक्षिणों के राज्य में हुआ। दक्षिणी हिंदी के रूप में वहां 14वीं से 18वीं शताब्दी तक अनेक साहित्यिक ग्रंथों की रचनाएं हुई। इसमें गद्य की रचनाओं का महत्वपूर्ण स्थान है। इसके गद्य की रचनाओं का इसमें महत्वपूर्ण स्थान है। ख्वाजा बंदा नवाज गैसुदराज, जिनका समय था 1322 से 1433 तक। हाँ, आगे शाह मीरा जी का जो समय था 1496, इसमें कुछ मिसिंग है यहाँ पर, है ना, तो हम आपको बाद में करेक्शन करके दे देंगे। हाँ, आगे है बुरहादीन जानम जी का समय था 1544 से 1583 और मुल्ला वजही जैसे साहित्यकारों ने अपनी काव्य रचनाओं के साथ गद्य ग्रंथ भी लिखे। उन्होंने गद्य में अपना बड़े बड़े ग्रंथ भी लिखे गद्य शैली में। मुल्ला वजही ने 1635 ईस्वी में प्रसिद्ध गद्य ग्रंथ सब रस की रचना की। क्या, किसकी रचना की उन्होंने, सब रस की रचना की, जिनका आरंभ इस प्रकार से होता है। नकल एक शहर था, शहर का नाऊ सीस्तान, इस सीस्तान के बादशाह का नाऊ अकलदीन, और दुनिया का सारा काम उस ते चलता, इसके हुक्म बाज जरी कई नहीं खिलता, वह चार लोगों में इज्जत पाए। है ना, थोड़ा टिपिकल सा है, थोड़ा अजीब सा है, लेकिन पढ़ना है ना। इस प्रकार दक्षिणी हिंदी, ये कैसी दक्षिणी हिंदी है ना। दक्षिणी हिंदी में लगातार गद्य साहित्य का विकास होता रहा। आगे है मुगल साम्राज्य ने खड़ी बोली के विस्तार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। मुगल साम्राज्य के विस्तार के साथ साथ खड़ी बोली का विस्तार भी होता गया। क्या गया, खड़ी बोली का भी डिटेल में सबको यूज करने लगे सब लोग, तो वो भी क्या हुआ, डिटेल में जाने लगी। खड़ी बोली मुगलों के समय में संपर्क भाषा हो गई थी। कैसे हो गई थी, संपर्क भाषा हो गई थी। जब अंतिम शक्तिशाली मुगल बादशाह औरंगजेब की मृत्यु हुई, क्या हुआ, जब औरंगजेब जो था लास्ट में, जब से उसकी मृत्यु हुई, तो विशाल साम्राज्य को संगठित रखने की शक्ति, तो पूरे क्या था, इतना बड़ा उनका साम्राज्य था, उसको संगठित रखने की शक्ति बाद में किसी शासक में नहीं रही, किसी के बस की नहीं थी कि इसकी इमेज बना के रख पाए, है ना। इसको कोई अच्छा राजा मिले, क्योंकि इसके बाद कोई राजा था ही नहीं, उनका पूरा साम्राज्य ही नष्ट हो गया। तो दिल्ली, आगरा आदि पश्चिमी शहरों के स्थान पर लखनऊ, पटना, मुर्शिदाबाद आदि पूर्वी शहर समृद्ध हो चले। क्या हुआ, इसके बाद इनकी समृद्धि होती चली गई। इसी कारण व्यापार की उन्नति के लिए व्यापारी वर्ग पूर्वी शहरों की ओर जाने लगे। वो क्या, व्यापार लोग जो थे वो कहाँ पे, पूर्वी शहरों की ओर जाने लगे, यानी कि ईस्ट में जाने लगे।
चूंकि खड़ी बोली अब तक संपर्क भाषा बन चुकी थी। खड़ी बोली कैसी संपर्क भाषा बन चुकी थी, यानी कि आम जन की जो बातचीत की भाषा होती है, तो अपने विचार दूसरे विचार तक पहुंचाने वाली जो भाषा होती है वो संपर्क भाषा होती है, यानी कि कम्युनिकेशन लैंग्वेज जिसे हम बोल सकते हैं, है ना। इसलिए इन व्यापारियों के साथ खड़ी बोली भी विस्तार पाती गई। इस प्रकार खड़ी बोली में गद की क्षमता का विकास होने लगा और इसमें गद की रचनाएं होने लगी। आगे है खड़ी बोली गद का प्रामाणिक रूप हमें मुगल बादशाह अकबर के दरबारी कवि गंग की रचना चंद छंद वर्णन की महिमा में मिलता है। इन्होंने लिखा है चंद छंद वर्णन की महिमा। गाना गा के पढ़ोगे तो इजीली याद भी हो जाएगा, नो डफ, काफी टफ नहीं है ना। इसका रचना काल जो है सन 1570 ईस्वी स्वीकार किया गया है, यानी कि माना गया है। निम्नलिखित उदाहरण में आप दरबारी प्रभाव युक्त शिष्ट और परिष्कृत खड़ी बोली गद का रूप देखेंगे। इतना सुन के पातशाह जी श्री अकबर शाही जी आद शेर सोना नरहर दास चारण को दिया, इनके 1.5 शेर सोना हो गया। रास वंचना पूरन भया आम खास बरखास हुआ। हिंदी साहित्य का इतिहास रामचंद्र शुक्ल। आगे साहित्य में स्थान बनाने के लिए किसी भाषा को समय की अपेक्षा होती है। साहित्य में स्थान बनाने के लिए किसी भाषा को समय की अपेक्षा नहीं है, यानी कि समय का कोई नियम नहीं, किसी भाषा को क्या है, समय की अपेक्षा ही नहीं है, कोई उम्मीद नहीं है, एक तरीके से कहा जा सकता है। खड़ी बोली के साथ भी ऐसा ही हुआ। खड़ी बोली गद का विकास धीरे धीरे हो रहा था। सन 1741 ईस्वी में पटियाला दरबार की राम प्रसाद निरंजनी द्वारा रचित भाषा योग वासिष्ठ से हम इस विकास की श्रृंखला को जोड़ सकते हैं। आप इस उदाहरण को देखें। हे राम जी, जो पुरुष अभिमानी नहीं है वह शरीर के इष्ट अनिष्ट में राग द्वेष नहीं करता, क्योंकि उसकी शुद्ध वासना है। मलिन वासना जन्मों का कारण है। ऐसी वासना को छोड़कर, वासना का अर्थ होता है इच्छा, अब हमारी जो इच्छाएं होती हैं वही, है ना, को छोड़कर जब तुम स्थित होंगे तब तुम करता हुए भी निर्लेप रहोगे। इस उदाहरण को देखकर आपको ऐसा नहीं लगता कि आज भी परमार्जित गद्य रचना के काफी निकट है, कि आज की परमार्जित गद्य रचना के काफी निकट है। खड़ी बोली कम समय में ही साहित्य में स्थान पा गई और तेजी से इसमें गद्य का विकास हुआ। खड़ी बोली जो है बहुत कम समय में, बहुत ज्यादा समय न लेकर के वो साहित्य में अपना स्थान पा गई और तेजी से इसका गद्य में विकास भी होता चला गया। आगे हम इस पर विचार करेंगे। अब हमें दिया हुआ है आधुनिक काल से पूर्व साहित्य की रचना किसमें होती थी, काव्य में होती थी। नीचे इसके विभिन्न कारण बताए गए हैं। सही कारण के सामने क्या है, हमें सही का, और गलत के सामने गलत का निशान लगाना है। काव्य में क्या है, गेता होती है, इससे आप उसको याद रखना आसान होता है। काव्य में गेता होती है कि नहीं होती है, कौन बताएगा मुझे यहाँ पर। आगे ब्रज भाषा के स्थान पर खड़ी बोली को गद्य भाषा के रूप में स्वीकार किया गया। ब्रज भाषा के स्थान पर क्या किया था, खड़ी बोली को गद्य भाषा के रूप में स्वीकार किया गया था, क्योंकि खड़ी बोली संपर्क भाषा के रूप में हिंदी क्षेत्र में व्यवहृत होने लगी थी। खड़ी बोली जो है क्या था, संपर्क भाषा के रूप में हिंदी क्षेत्र के रूप में व्यवहृत होने लगी थी। या ब्रज भाषा काव्य की भाषा थी, इसलिए ऐसा हुआ था, है ना। या फिर पद और गद्य की भाषा अलग अलग होती है, इसलिए था। या फिर खड़ी बोली को राज्याश्रय प्राप्त था, यानी कि खड़ी बोली को सबसे सर्वश्रेष्ठ माना जाता था, इसीलिए। कौन सा सही है इनमें। नीचे कुछ पुस्तकों के नाम दिए गए हैं, इनकी भाषा का नाम लिखना है हमें। अभी जैसे आपके सिलेबस में ही जो था, आगे है हिंदी गद्य का विकास। हिंदी गद्य का विकास कैसे हुआ। खड़ी बोली गद्य का जो रूप आज हमारे सामने है वह सहज ही विकसित नहीं हो गया था, वो ऐसे ही नहीं बन गया था, बहुत सरलता से नहीं बना था। इसके विकास में परिस्थितियों, संस्थाओं और व्यक्तियों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। क्या था, बहुत परिस्थितियां नहीं, कुछ कंडीशंस रही है, कुछ संस्थाएं रही है, कुछ व्यक्तियों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इसमें से कुछ कारणों की संक्षिप्त चर्चा हम आगे करने जा रहे हैं। हिंदी गद्य के विकास के कारण। हिंदी गद्य का विकास कैसे हुआ। अंग्रेजी साम्राज्य की स्थापना के साथ भारत में परिवर्तनों का जो सिलसिला आरंभ हुआ
उसने भारतीय जनजीवन पर बहुत व्यापक असर, व्यापक यानी बहुत बड़ा असर छोड़ा। ये परिवर्तन किसी एक क्षेत्र से संबंधित नहीं थे, यानी कि किसी एक से रिलेटेड नहीं थे। इसमें से कई परिवर्तनों का सीधा संबंध हिंदी गद्य के विकास से है। नीचे इसका संक्षिप्त विवरण दिया जा रहा है। ईसाई मिशनरियां, ईसाई मिशनरियां क्या थी? आप जानते हैं कि हमारा जो देश है वो धर्मनिरपेक्ष है, यानी कि वो सभी धर्मों को मानता है, सभी धर्म को अपने साथ जोड़ा हुआ है। या हिंदू मुसलमान की नहीं, ईसाई धर्म को भी मानने वाले बहुत बड़ी संख्या में हैं। सबको यहाँ पे समानता दी गई है। दक्षिण भारत के केवल केरल और पूर्वी भारत के कई छोटे प्रदेशों में ईसाई धर्म को मानने वालों की संख्या काफी अधिक है। भारत के केरल में बहुत ज्यादा, और केरल में और पूर्वी भारत के, है ना, कई छोटे छोटे प्रदेशों में ईसाई धर्म को मानने वाले बहुत ज्यादा लोग हैं। मुगलों के शासन के उत्तर काल में, जो मुगलों के शासन का जो उत्तर काल था उसमें ईसाई धर्म प्रचारक इस देश में आए थे। जब अंग्रेजों ने भारत को पराधीन बनाया, यानी अपना गुलाम बना लिया और अपना शासन स्थापित किया, तो ईसाई धर्म प्रचारकों की गतिविधियां भी तेज तेज होती गई, है ना। धर्म प्रचार के लिए उन्होंने भारतीय भाषाओं का सहारा लिया। अपने धर्म का प्रचार करने के लिए भारतीय भाषाओं का सहारा लिया, इसमें हिंदी भी एक थी, है ना। 19वीं सदी में इन प्रचारकों ने ईसाई धर्म का प्रचार करने के लिए हिंदी गद्य में कई पुस्तकें तैयार की, और इस प्रकार हिंदी गद्य उन्होंने हिंदी गद्य के विकास में योगदान दिया। गद्य के विकास की आरंभिक चर्चा में आपने देखा है कि जनता तक अपना संदेश पहुंचाने के लिए बोलचाल में के गद्य का प्रयोग होता था। ईसाई धर्म प्रचारकों ने भी जनता की भाषा में